मैं अपनी मायके गई। डोरबेल बजाया। कौन है? भीतर से आवाज़ आई। विधि आई है। दरवाज़ा खुलने के बाद भैया ने वहीं से जवाब दिया। फिर से? भाभी ने पूछा तो विधि शर्म से कड़ गई। निखिल मन ही मन झुंझला उठा। पत्नी के विरोध भाव को वह बखूबी समझता है। विधि की दूसरी बार वापसी को वह एक प्रश्न चिन्ह मानता है, जबकि रोमा भाभी इसे अपनी सुखी गृहस्थी पर मंडराता खतरा मानती है। निखिल के स्नेह को वह हिसाब के तराजू पर तौलती है। चाय पीते समय भी तीनों के बीच मौन पसरा हुआ था। निखिल की चुप्पी से रोमा भी शांत हो गई, लेकिन रात को फिर विवाद छिड़ गया। आशीष जी तो बातचीत में तो बड़े भले लगते हैं, ऊपर से इंसान का क्या पता चलता है। नज़दीक रहने पर ही उसकी असलियत पता चलती है। मेरा भी यही कहना है। मुझे तो विधि अच्छी लगती है, पर पता नहीं आशीष के लिए कैसी हो। मेरा मतलब है, पत्नी के रूप में वह कैसी है हमें क्या मालूम। विधि निखिल की लाडली बहन थी। संयोग से इसी शहर में ब्याही गई थी। देखने में सुंदर, कामकाज में सलीकेदार, व्यवहार कुशल, रिश्तेदारों और मित्रों में खासी लोकप्रिय। विधि के बारे में वह गलत बात सोच भी नहीं सकता। रोमा, मैं अपनी बहन के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अनैतिकता को किसी भी वजह का जामा पहनाकर जायज नहीं ठहराया जा सकता। भैया भाभी के बीच बातचीत के कुछ अंश विधि के कानों में भी पड़े। उसकी आंखें भर आई। भाभी पहले ऐसी तो नहीं थी। माँ सबसे बड़े भैया के पास रहती थी। पिछले 2 वर्ष से विधि निखिल भैया के पास ही रहकर अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। तब भी उन्होंने उसे माँ का स्नेह दिया था। हालात के साथ व्यक्ति का व्यवहार भी बदल जाता है। घर के पास ही एक स्कूल में विधि पढ़ाने जाती थी। कम तनख्वाह थी, पर वक्त बड़े मज़े से कट जाता था। उस दिन एक साथी शिक्षिका की माँ गुजर जाने से वह जल्दी घर लौट आई। देखा, दरवाजे पर ताला नहीं था। शायद आशीष लंच के समय आ गए थे। घंटी बजाई, पर बिजली गुल थी। दरवाजे की दरार से झांक कर देखा तो उस पर जैसे सैकड़ों बिजलियां एक साथ गिर पड़ी। दरवाजे की आहट पाकर आशीष ने दरवाज़ा खोला। उसके साथ कोई लड़की खड़ी थी। बदहवास। उस दिन विधि कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। आशीष भी नज़रें चुराता रहा। विधि लौट आई थी। घर आकर फूट फूट कर रोई थी। रोमा भाभी ने उसे गले से लगाया था। निखिल ने आशीष को कोर्ट में खींचने की बात कही थी, लेकिन विधि कुछ साथ रहते 1 महीना होते ही रोमा भाभी का धैर्य चूकने लगा। वह विधि को समझौते के लिए उकसाने लगी, लंबी जिंदगी का वास्ता देने लगी। विधि को समझते देर नहीं लगी कि उसकी मौजूदगी अब इस घर में अवांछनीय है। सोचा एक बार जाकर अपनी लड़खड़ाती गृहस्थी संभाल ले। यह निर्णय आसान नहीं था। बार बार दरवाजे की दरार से देखा दृश्य याद आ जाता। इतनी अतरंगता, इतनी उत्तेजना तो उसने खुद अपने साथ भी अनुभव नहीं की थी। अपमान की गहरी खाई में जैसे विधि को किसी ने धक्का दिया था। उसके सौंदर्य, उसके समर्पण और उसके विश्वास का अपमान, यहाँ तक कि उसकी कोमल भावनाओं का अपमान। अपनी वापसी उसे अपनी पराजय लगने लगी। पर आशीष के फ़ोन ने उसे फिर 2 राहे पर ला खड़ा कर दिया था। विधि, प्लीज़ चली आओ। मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हारे पाँव पकड़कर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। बहुत शर्मिंदा हूँ। रिसीवर रखा तो भाभी आशा भरी नज़रों से उसे देख रही थी। भाभी, मैंने सोचा है कि आशीष को एक मौका दे दिया जाए। रोमा भाभी के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। वही तो, मेरा भी यही मानना है कि यदि वह अपनी गलती मान रहा है तो हमें भी इतना नहीं अकड़ना चाहिए। फिर माँ जी से भी यह बात कब तक छिपाई जा सकती है। विधि, तूने ठीक सोच लिया है ना? यह कभी मत सोचना कि तू यहाँ नहीं रह सकती। बाबूजी के इस घर पर तेरा भी अधिकार है। भैया की इस बात पर विधि खामोश हो गई। प्रेम की सीमा रेखा जहाँ समाप्त होती है, वहीं से अधिकार की बातें शुरू होती हैं।
प्रेम तो अपने साथ सब कुछ देना चाहता है। अधिकार की फिर भी मर्यादा होती है। बहन के अधिकार का प्रयोग करके वह यहाँ भी रह सकती है और पत्नी के अधिकार का प्रयोग करके वहाँ भी रह सकती है। विधि को सोचने में क्षण भर लगा और वह तैयार होकर ऑटो में बैठ गई। फ़ोन पर आशीष जितनी सहजता से बोल रहा था, सामने अपने आप को बहुत कठिनाई में पा रहा था। घर की सफाई से निबट कर विधि ने खाना बनाया। रात को बिस्तर पर जाते ही आशीष की हिम्मत लौट आई। उसने विधि का हाथ पकड़ा। विधि को झटका सा लगा। किसी भी तरह की गलती को वह माफ़ कर सकती थी, पर आंखों देखा वह दृश्य क्या वह भूलने योग्य था? उसे लगा जैसे सैकड़ों कीड़े उसके हाथों पर रेंग रहे हों। उसने आशीष का हाथ झटक सा दिया। आशीष, तुम कितनी ही बार माफ़ी मांगोगी? मैं वह दृश्य नहीं भूल सकती। तुमने संबंधों की पवित्रता को कलंकित किया है। आशीष करवट बदलकर सो गया, पर विधि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कितनी ही बार मन हुआ कि आशीष को झकझोर कर उसे प्रताड़ित करे, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके आक्रोश को अभिव्यक्त करने योग्य शब्द अभी तक शब्दकोश में नहीं लिखे गए हैं। क्रोध आंसुओं के रूप में बरसकर तकिया भिगोता रहा था। विधि मन ही मन घुलने लगी। आशीष का कलेजा उसकी हालत देखकर टुक टुक हो जाता, पर वह क्या करता? वह कसूरवार था। उस दिन संध्या उसके प्रेम पत्र और तस्वीरें लौटाने आई तो वह भावनाओं को काबू में नहीं रख सका। वह शायद आगे बढ़ता भी नहीं, पर विधि तो बहुत आगे तक सोच गई होगी। वैसे भी उसकी इतनी भूल भी क्षमा योग्य तो नहीं थी। दूसरे दिन आशीष ने भीगे स्वर में कहा, विधि, मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। कितनी कमज़ोर हो गई हूँ। एक बार डॉक्टर को दिखा दो, फिर चाहो अपने घर चली जाना। डॉक्टर ने जब उसे बताया कि वह माँ बनने वाली है तो वह जैसे आसमान से गिरी। जिस बात की खबर औरत को सबसे पहले हो जाती है, उस बात का पता उसे 3 महीने बाद पता चला। कितने तनाव में थी वह। यह खबर उसे और भी उदास कर गई। ऐसे व्यक्ति की संतान की माँ बनना कोई सुखद अनुभव थोड़े ही था। आशीष की खुशी का ठिकाना नहीं था। जानती हो विधि, इस बात ने मेरे अंदर कितना उत्साह भर दिया है। दुनिया में कितने ही लोग आज तक बाप बन चुके हैं, पर मुझे लग रहा है कि कुदरत ने यह अनोखा उपहार सिर्फ मुझे ही दिया है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता विधि? विधि की आंखें छलछलाई। मुझे लगता है कुदरत ने ऐसा मजाक मेरे साथ क्यों किया। अब तो मैं इससे नजात भी नहीं पा सकती। विधि, आशीष का स्वर गंभीर हो गया। तुम्हें नफरत है ना मुझसे, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें पूरी बात बताकर अपराध बोध से मुक्त होना चाहता हूँ। कुछ क्षण रुककर आशीष एक एक शब्द तौलते हुए कहने लगा, मैं और संध्या एक दूसरे से प्यार करते थे। चाची जी हमारी शादी के लिए राजी नहीं थी क्योंकि वह दूसरी जाति और धर्म की थी। तुम तो जानती हो कि चाची जी मेरे जीवन में कितना बड़ा स्थान रखती हैं। उनकी इच्छा और आज्ञा मेरे लिए मेरे प्यार से बढ़कर थी। चाची जी ने मुझसे एक वचन और लिया था कि मैं अपने विवाह को 100% निभाऊंगा। मैंने कोशिश भी की, लेकिन न जाने उसमें कैसी कमी रह गई। उस दिन लंच लेने के लिए मैं घर आया, तभी न जाने कैसे संध्या भी वहाँ आ गई। उसने समझदारी से हमारे संबंधों की इत्रिशी कर ली थी। वह मुझे अपनी शादी की सूचना देने और हमारी पुरानी तस्वीरें लौटाने आई थी, यह सोचकर कि वह अब हमेशा के लिए बिछड़ने वाली है। मैं अपने आप को काबू में न रख सका, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने मर्यादा की सीमा रेखा लांघने की कभी कोशिश नहीं की। गलती इतनी सी है कि मैं जिन संबंधों को समाप्त समझ रहा था, दरअसल उसके तार अभी पूरी तरह टूटे नहीं थे। क्या तुम हमारे बच्चे की ज़िंदगी के लिए मुझे माफ़ नहीं कर सकोगी? आशीष ने विधि का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके पश्चाताप, विगलित स्वर और आंखों के अनुरोध भरे भावों कि वह उपेक्षा नहीं कर सकी। कुछ क्षण बाद उठकर दूसरे कमरे में चली गई। वह लगता था उसके भीतर जो चट्टान की तरह जमा है, उसे वह पिघलने देना नहीं चाहती। आशीष उसके लिए फल और मिठाइयाँ ले आया।
घर के काम में भी वह उसका हाथ बटाता। उसके प्यार, उसकी भलमनसाहत, वह अभिभूत तो थी, पर वह दृश्य याद आते ही उसकी कोमल भावनाएं कठोर आवरण तले दब जाती। उस दिन चाची जी का फ़ोन आया कि तीज के पूजन के लिए उन्होंने बहू को गांव बुलाया था। आशीष ने शर्माते झिझकते हुए बताया कि वह नहीं आ पाएगी। कारण सुनते ही चाची जी उबल पड़ी। हद है, बहू को 4 माह चढ़ गए और तू मुझे अब सूचना दे रहा है। मैं कल ही निकल रही हूँ। यहाँ आकर वह एक ही दिन में भाप गई कि पति पत्नी के संबंध सामान्य नहीं, नाटकीयता से भरे हैं। छोटे से गांव में चाची जी की पूरी जिंदगी गुजरी थी। आशीष को उन्होंने छाती से लगाकर पाला था। आशीष के माता पिता और चाचा एक साथ ही एक बस दुर्घटना में गुजर गए। चाची के आंचल में यह अनाथ भतीजा एक अमानत बनकर समा गया। लगभग 6 साल के आशीष के आंसू पोंछते पोंछते वह अपना दुख भी भूल गई। आशीष उनके एकाकी जीवन का मकसद बन गया। वह भी उनका बहुत आशीष करता था। गांव में 8वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद उन्होंने उसे शहर पढ़ने भेजा। हॉस्टल में रखा, सदा ऊंच नीच समझाती रही। हॉस्टल से लौटकर आंचल में दुबक कर सो जाता। चाची जी उसके सिर पर वात्सल्य से भरी थपकियां देती रहीं। उस भयंकर बस दुर्घटना के बाद 2 साल की ब्याहता और फिर विधवा हुई चाची जी उसका सब कुछ थी। छोटी छोटी समस्याएं वह उनके पास ले जाता और वह उन्हें क्षण भर में सुलझा देती। कभी किसी ने उसकी पतंग चुरा ली, उसकी गणित की कॉपी की नकल की। नन्हे से जीवन की अनगिनत खट्टी मिट्टी लड़ाइयाँ हवा भरे बुलबुलों की तरह अस्थायी, फिर भी चाची जी की प्यार भरी समझ से उसको बाल मन आश्वस्त हो जाता। लेकिन अब वह किशोर उम्र का था। मन में अजीब अजीब से ख्याल उमड़ते घुमड़ते रहते। पड़ोस की मीना अब कटोरे दान में दाल या सब्जी रख कर चाची जी को देने आती तो वह बचपन वाले आशीष को नहीं पाती। मीना भी तो कितनी बड़ी हो गई, अचानक कब कैसे पता ही नहीं चला। उस दिन चाची जी ने उसे मीना से बात करते हुए देख लिया और न जाने कैसे उसका अंतर भाप लिया। उसे कलेजे से लगाकर उस रात वह कितना समझाती रही, स्पष्ट बेलाग शब्दों में, बेझिझक। फिर बोली, बेटे, यह सब मैं तुझे अभी से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तू अकेला रहता है। कल तेरे साथी तुझसे कोई गलत बात ना कहे, तू किसी बहकावे में ना आए। हर बात की एक निश्चित उम्र होती है। इस समय तेरी उम्र है अपना चरित्र साफ रखकर अपना जीवन बनाने की, पढ़ने लिखने की। चाची जी की यह सीख आशीष ने गांठ बांध ली थी। पढ़ने में खूब मन लगाया, मन स्थिर हो गया। स्कूल ख़त्म करके इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। अगर उस दिन चाची जी उसे सब कुछ नहीं बताती तो क्या वह इतना कुछ कर पाता? ऐसी चाची जी के लिए आशीष और विधि के बीच खिंची अदृश्य अलगाव रेखा का पता लगाना भला कौन सा मुश्किल काम था। आशीष के साथ घर के सामने लॉन पर टहलते हुए ही उन्होंने उससे सब कुछ उगलवा लिया। दीर्घ निश्वास के साथ वह बोली, तो मेरा फैसला ठीक ही था। देख आशीष, तेरी इतनी बड़ी गलती पर पर्दा डालकर जो लड़की बिना हंगामा खड़ा किए अपने दाम्पत्य की इज्जत मेरे सामने बचा ले गई, वह लड़की कितनी संस्कारी है, यह बात तू खुद समझ ले। आपने ठीक कहा चाची जी। सिर्फ ठीक? अरे 16 आने सच। और अब ये बता कि विधि की इस तरह की गलती को क्या तू माफ़ करता? आशीष का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। चाची जी, बड़ी मुश्किल सवाल किया है आपने। मुश्किल होगा तेरे लिए, मैं तो इसका जवाब जानती हूँ। तभी तो कहती हूँ तेरे संस्कार सदियों पुराने हैं। औरत तो हो सीता जैसी जो अग्नि परीक्षा भी पास कर ले, और आदमी हो रावण जैसे जो दूसरों की औरत को उठा ले जाए। क्यों, तुम्हारा मन कैसे पढ़ लिया, वही सोच रहे हो ना? आशीष चाची जी की बात ध्यान से सुन रहा था। आखिर वो कोई छोटा बच्चा नहीं था। चाची जी, इतनी बार आपने मुझे माफ़ किया है, इस बार भी कर दो। विधि को समझाना अब आपकी जिम्मेदारी है। चाची जी का चेहरा गंभीर हो गया।
भोली सी बच्ची आशीष की नादानी का सदमा ले बैठी थी। चाची जी विधि से पूछ पूछ कर उसकी मदद के व्यंजन बनाती तो वह उन्हें अभिभूत होकर देखती रहती। सीधे पल्ले की सूती साड़ी, गोरा गोल आनंददीप्त चेहरा, सिर से पांव तक चाची जी ममता की मूर्ति थी। माँ जैसी वह उसकी देखभाल करती, अधिकारपूर्ण वाणी में उसे आदेश देती। कभी बड़ी बहन बनकर उसके रूखे बालों में तेल मलती, कभी सहेली बनकर गांव खेत खलिहान की सैकड़ों बातें करती। विधि की चुप्पी धीरे धीरे टूटने लगी। चाची जी को लेकर एक भय था उसके मन में, जो कब का ख़त्म हो गया। अब तो उसे ऐसा लगता कि बस चाची जी यहीं रह जाएं। विधि चाची जी उस दिन के लिए खीर बना रही थी। गांव में अपना सब कुछ है, दूध मक्खन घी, कितना वैभव है। यहाँ पनियल दूध की खीर बनाना बहुत तकलीफ़ दे रहा है। दूध औटा कर आधा कर लिया, फिर भी ऐसे उबल रहा है जैसे पानी। विधि मुस्कुरा दी। अब इससे गाढ़ी यह नहीं हो पाएगी। उसने गैस बंद कर दी। चलो बेटी, 2 घड़ी आराम कर ले, फिर खाना खाएंगे। जी। विधि उनके साथ शयन कक्ष तक चली गई। चाची जी, विधि लाड़ से उनका आंचल अपनी उंगली में लपेटते हुए बोली, आप सचमुच आदर्श हैं। आशीष आपकी तारीफ अक्सर किया करते थे। शादी के बाद मैं 4 दिन आपके पास रही, पर अब लगता है कि काश वही रहती। पगली कहीं की। चाची जी उसे बाहों में भरकर बोली, फिर मेरे आशीष का ख्याल कौन रखता। शादी के शुरुआती दिनों में पति पत्नी को एक दूसरे के पास ही रहना चाहिए। गांव वालों ने मुझसे कितना कहा कि बहू को कम से कम 1 महीना अपने पास ही रखूं, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। चाची जी, आप तो अंतर्यामी हैं। निपट देहात में रहकर आप इतनी आधुनिक बातें कैसे समझ लेती हैं। आशीष कहते हैं आप बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक हैं। चाची जी सकुचा गई, फिर बोली, बस बस, अब चने की झाड़ पर मत चढ़ा। और तू जिसे मनोविज्ञान कहती है वह मेरे लिए कड़वे मीठे अनुभव का निचोड़ भर है। 22 साल की उम्र में पति और जेठ जेठानी की मृत्यु, बूढ़ी सास की जहर उगलती जबान, मुझे मनहूस समझकर पड़ोसियों का सुबह से छिपना, एक एक अनुभव हृदय पर अमिट परिभाषाएं लिखता रहा। मानव के अबूझ व्यवहार की, धर्म के नाम पर किए जाने वाले ढकोसलों की, झूठे चरित्र की। चाची जी, बीच में टोकते हुए विधि की आवाज़ काँप गई। ठीक कह रही हूँ। विधि एक परीक्षा से गुजरते ही दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। अनगिनत परीक्षाएं दी मैंने, पर एक बात 16 आने सच हैं कि समाज के सामने ताल ठोक कर खड़े हो जाना फिर भी आसान था, लेकिन अपने आप से लड़ना बहुत ही मुश्किल। मेरे साथ कुछ गलत हुआ था, उसकी जिम्मेदार मैं भी थी। मैं तो अपनी ज़िंदगी त्याग देने वाली थी, लेकिन मरने से पहले आशीष की याद ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी। मैं मर जाती तो वह बेचारा जीते जी मर जाता। सजा तो आशीष को ही भुगतनी पड़ती ना। मैं तो अपनी बदकिस्मती से पल भर से मुक्त हो जाती, पर उसकी भी किस्मत के दरवाजे बंद कर जाती। अबोध आशीष, क्या पता उसे यह ज़मीन जायदाद मिलती भी या चालाकी से ये मुलाजिम ही सब डकार जाते। विधि शांत मन से चाची द्वारा कहे कहे एक एक शब्द को सुन रही थी। बहुत नफरत हो रही है ना मुझसे? चाची जी ने उसे टटोला। नफरत? विधि को सोचना पड़ा। कम उम्र में आवेश को नकारना सहज नहीं होता, उसे मानना ही पड़ा। उस कमजोरी को यदि मैं ताकत में ना बदलती तो इस घटना की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। उसको मैंने नौकरी से हटा दिया, अपना आचरण संयमित कर लिया और मन ममतामय। कोशिश की कि कोई भी मुझे गलत ना समझे, बल्कि माँ की तरह आदरणीय समझे। कुछ देर तक रुककर चाची जी ने गहरी सांस ली। विधि, राह चलते पैरों में कीचड़ लग जाए तो कोई पाँव काट कर नहीं फेंक देता। पवित्रता का महत्व जरूर है, पर जीवन की कीमत पर नहीं। चाची जी, विधि उनके कंधे से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आशीष से भी गलती हुई है, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करता है। उस गलती के लिए तुम 3 जिंदगियां दांव पर लगाने की गलती मत करो। तुम, वह
और यह नन्ही सी जान सब बिखर जाएंगे। वह तो तुमसे माफ़ी मांग चुका है। उसकी ओर से आंचल फैलाकर मैं भी तुमसे विनती करती हूँ। नहीं चाची जी, आप बड़ी हैं, आपका आदेश ही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन क्या आशीष ने आपको सब कुछ बता दिया? तो क्या गलत किया? उसने मुझसे आज तक कुछ नहीं छिपाया, इस बार भी नहीं। विधि को हंसी आ गई। उसकी घुंघरू जैसी रुनझुन हंसी की अनुगुंज पूरे घर को आनंद से सराबोर कर रही थी। अभी अभी आया, दरवाजे पर ठिठका आशीष समझ गया था कि इस बार भी चाची जी ने उसकी समस्या चुटकियों में सुलझा दी है। अभियुक्त की बाकी सज़ा माफ़ हो गई है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।